हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति सक्सेना। ज्योति जुडिशरी कोचिंग में आपका मैं स्वागत करती हूँ। अब देखिए, आज मैं जो है एक रीसेंट और हॉट टॉपिक को डिस्कस करूँगी जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स। अब आप कहोगे मैम हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं एंड हाउ दिस इज़ रिलेवेंट टू आर एनी एग्जाम। अब देखिए, ये मैटर जो है ना स्ट्रीट डॉग्स का छोटा मोटा नहीं रह गया, ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है और सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में चीज़ों को डिसाइड करना है। मैं आपके साथ इस केस को क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं आपको सिर्फ केस नहीं समझाने की, मेरा पर्पस आपको केस समझाना नहीं है, बल्कि मेरा पर्पस है आपको एनालिसिस करवाना कि हम कोर्ट किसी भी केस को कैसे एनालाइज करती है, और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी भी एग्जाम है विच इज़ रिलेटेड टू लॉ, बीट जुडिशरी, यूजीसी नेट, AIBE, क्लैट, यूजी, पीजी, सब में इस तरीके का एनालिसिस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी पर्पस के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए, मैटर जो है वो स्ट्रीट डॉग्स का है और कुछ आम जिंदगी में हमने बहुत सारे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखा ही है, क्योंकि सड़कों पर हम भी उतरते हैं। यहाँ पर जो मेजर इशू है वो पब्लिक सेफ्टी का है और एनिमल वेलफेयर राइट का है। यानी कि एक तरफ तो जनरल पब्लिक है, वो कहती है कि भैया हमें इन कुत्तों से निजात पाना है, हमें बचा लो इन कुत्तों से, हमें बहुत डर लगता है और ये कभी भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ एनिमल की सेफ्टी, क्योंकि लोग क्या करते हैं कुत्तों के ऊपर या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी क्रूअल्टी करते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब यही एक एंगल है जो कोर्ट के सामने है। यहाँ पर इशू क्यों अराइज हुआ? इशू अराइज हुआ क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही चली जा रही है टाइम बाय टाइम, जिसकी वजह से डॉग बाइट के इंसिडेंट्स जो हैं वो भी रेज होते चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, है ना। और इसकी वजह से एक पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न अराइज होता है, राइट? कुछ गलत तो नहीं है। पब्लिक सेफ्टी की वजह से लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर क्रूअल्टी करते हैं, उसके केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि लोग भी सफ़र कर रहे हैं और एनिमल्स भी सफ़र कर रहे हैं। तो बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, एंड दिस इज विच इज़ नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और यही मैटर अभी, ऑल्दो ये मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग है, लेकिन इसके कुछ एंगल्स हैं जो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, तो मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए, एक तरफ तो सोसाइटी का प्रोस्पेक्टिव है, वो ये कहता है कि भाई हम हमारे बच्चों को खेलने नहीं भेज सकते हैं, पब्लिक स्पेस पर अकेले नहीं भेज सकते क्योंकि कुत्ते पीछे लग जाते हैं, या फिर जो एल्डरली लोग होते हैं यानी कि बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए भी ये कंसर्न की बात है। वहीं पर सुबह अगर लोग जॉगिंग पे जाना चाहते हैं, वॉकिंग पर जाना चाहते हैं, तो वो भी नहीं जा सकते हैं। आप उठिए सुबह 4 बजे कभी जाइए, देखिए कुत्ते पीछे ना पड़ जाते हैं। अब बताओ, बेचारा इंसान सुबह उठ के वॉकिंग जॉगिंग पर जाना चाहता है पर वो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सड़क पर कुत्ते हैं जो पीछे लग जाते हैं। सो मैटर तो है विच नीड टू बी कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न। और अगर कुत्ते काट लेते हैं तो भाई देखिए, रेबीज जैसी बीमारियां जो हैं वो भी फैलती हैं, वो स्टेरलाइज नहीं होते हैं, हाइजेनिक नहीं होते हैं, वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। इवन बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। रिसेंटली एक एथलीट की भी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द रेबीज़। एक कुत्ते ने उसे बाइट कर लिया था जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई थी। तो मैटर जो है वो डिसाइड करने का है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जो है वो है आर्टिकल 21 का। जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि हमारे पास आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है विच इंश्योर्स द सेफ्टी। यानी कि लाइफ खाली एक एनिमल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, हमारी लाइफ है ना, लाइफ में सेफ्टी भी होना बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी वो लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 21 का जो एंगल है वो आता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव पे। वही अगर हम एनिमल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव को देखें तो देखिए, यहाँ पर लीगल स्टैट्यूट्स भी हैं भाई। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो ये इंश्योर करता है, जो ये कहता है कि इट इज़ डॉग्स आर नॉट इलीगल एंटिटीज़। उनका भी राइट है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहें, क्योंकि कुत्ते क्या होते हैं, वो टेरिटोरियल होते हैं, जिस टेरिटरी के वो होते हैं ना तो वो वहीं के हो जाते हैं, तो उनका वो राइट है क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, टेरिटोरियल हैं। दूसरा, डॉग्स की भी लाइफ प्रोटेक्शन और एब्यूज़ और ये सब चीज़ें, उनकी भी डॉग किलिंग या फिर कोई भी एनिमल किलिंग नहीं होना चाहिए, उनकी भी एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, ये भी इंश्योर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक आता है ABC रूल, ठीक है। ये रूल है आपका एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001, जो इस केस में काफ़ी लाइमलाइट में है और इसको समझना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ABC रूल क्या होता है? ABC रूल होता है कि डॉग्स को जो है ना कैप्चर किया जाए जहाँ पर भी वो हैं,
उनको स्टेरलाइज और वैक्सीनेट किया जाए और जो भी रिकवरी टाइम है उसको उनको रिकवर होने देना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सर्जरी होती तो हम भी तो थोड़े दिन एडमिट रहते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उसी तरीके से जो भी उनका रिकवरी पीरियड है उनको उसी जहाँ पर भी उनको कैप्चर किया गया, स्टेरलाइज किया गया, उनको रिकवर होने दिया जाए और उसके बाद जहाँ से उन्हें उठाया गया था, कैप्चर किया गया था, उन्हें वहीं रिलीज कर दिया जाए। अब यहाँ से एक पॉइंट ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन अभी रिसेंटली दिया था ना, वो ये दिया था कि भाई उनको कैप्चर करो, वैक्सीनेट करो, स्टेरलाइज करो, रिकवर होने दो उनको, लेकिन उनको ब्लाइंडली रिलीज मत करो। अब ये ब्लाइंडली रिलीज जो है ना, ये एक अलग इशू बन गया, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और एंगल कोर्ट ने निकाला। कोर्ट ने कहा ये समस्या हुई क्यों, ऐसी क्यों समस्या, मतलब हम ऐसी स्टेज तक कैसे पहुंच गए कि हमें इतना बड़ा इशू जो है, ये एक छोटा सा मैटर इतना बड़ा इशू बन गया। तो कोर्ट ने कहा कि ये गलती ना तो डॉग लवर्स की है, ना ही एंटी डॉग लवर्स की है, ये गलती है गवर्नेंस की, फेलियर ऑफ गवर्नेंस। यानी कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और दे रिमेन फेल इन देयर गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट है, स्टेरलाइजेशन है नहीं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यही क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये जो गलती गवर्नेंस की है उसका हर्जाना जनरल पब्लिक बिल्कुल भी नहीं भुगतेगी, ठीक है। तो ये कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पे ये दो एंगल है ना, अपन ने देखिए यहाँ पे दो एंगल है, एक आर्टिकल 21 का हो गया, एक आर्टिकल 51A क्लॉज जी का है। आर्टिकल 51A क्लॉज जी ये हमको क्या देता है, फंडामेंटल ड्यूटी देता है। दिस गिव अस फंडामेंटल ड्यूटी। क्या ड्यूटी है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उनके लिए कंपैशन शो करें। यानी कि लिविंग क्रिएचर में डॉग्स भी आ गए और अदर एनिमल्स भी आ गए कि भाई हम जी रहे हैं ना तो उनको भी जीने दें। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, एक तरफ आर्टिकल 21, एक तरफ 51A क्लॉज जी, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटी की गलती तो कोर्ट ने बता दी, उसको अपना काम करना है, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया है। दूसरा कोर्ट ने कहा कि ब्लाइंड रिलीज नहीं करना है। ब्लाइंड रिलीज का मतलब क्या हुआ, अब आप ये देखो कि अगर कुत्तों को कैप्चर जो है कोर्ट प्रेमाइसेस के बाहर से किया गया, फिर उनको स्टेरलाइज किया, रिकवर होने दिया, अब उनको वापस से कोर्ट में ही छोड़ दिया, तो कुत्तों का काम कोर्ट में क्या है। अगर उनको हॉस्पिटल के से उठाया गया, हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया गया, अगर उनको स्कूल से उठाया गया, स्कूल में ही छोड़ दिया गया, तो जो पर्पस है वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना, वो तो डिफीट हो जाएगा। पर्पस विल डिफीट। स्कूल में डॉग्स का क्या काम है और वहाँ पर बच्चे डर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको अगर ब्लाइंडली रिलीज कर दिया जाए तो वेरी पर्पस विल डिफीट। एंड दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज बैलेंस्ड आर्टिकल 21 विच इंश्योर्ड द सेफ्टी फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी फॉर द एनिमल्स, यानी कि डॉग्स। ब्लाइंडली रिलीज मत करिए, अगर उनको रिलीज करने की रिक्वायरमेंट है तो रिलीज करिए, अगर उनको रिलीज करके हमारा पर्पस डिफीट हो रहा है तो उनको रिलीज मत करिए। दिस इज व्हाट डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज हाउ कोर्ट हैज रीच्ड और बैलेंस्ड बोथ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने यहाँ पर ये मुद्दा, मैंने आपके सामने ये केस, ये एनालिसिस क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि कोर्ट जो है इस तरीके की बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट पार्टीज के बीच में बिल्ड करते हैं और अपना जजमेंट देते हैं। ये एक्यूम आपको भी एक एस्पिरेंट के स्टेज पर जो है बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी एग्जाम्स में मेंस और इंटरव्यू होता है, प्री में कोई बात नहीं है, मेंस इंटरव्यू में जुडिशल एक्यूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर अपन यूजीसी नेट, आपका क्लैट पीजी, यूजी, इनमें देखें, अगर अपन AIBE के देखें तो वो लॉन्ग पैसेजेस देते हैं जो कि लीगल टॉपिक पर होते हैं और उनको हमें उन पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व तब होते हैं जब आपके पास इस तरीके का एनालिसिस करने का जुडिशल एक्यूम हो या फिर आप इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। एंड दिस कम्स विद द प्रैक्टिस। हमारी क्लासेस जो हैं वो इसी तरीके से चलती हैं, जो आपको सिर्फ एक जज नहीं बल्कि अच्छा जज बनाने पे फोकस करते हैं। एंड वी इंश्योर कि आपके जो एग्ज़ाम है, UGC नेट हो गया, AIBE हो गया, इस बार तो AIBE का बहुत ही कम रेशियो गया है, दैट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैसेजेस फॉर्म में असर्शन वाले जो है ना क्वेश्चंस दे दिए। वो तभी सॉल्व होते हैं जब आप इस तरीके का एनालिसिस अपने आप में बिल्ड कर पाएँ। ये लॉ है, सिर्फ रटने का नहीं होता है। यहाँ पर दिस इज़ वेरी डायनामिक फील्ड और इस डायनामिक फील्ड को डायनामिक आपके दिमाग को करना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो यू कैन ज्वाइन माई जुडिशरी एग्ज़ाम्स
जुडिशरी का हमारा जो बैच है 2026 आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूजीसी नेट 2026 का बैच भी जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम सिर्फ लॉ को रटाते नहीं हैं। आई बिलीव इन मेक यू अंडरस्टैंड द लॉ, कॉन्सेप्ट एंड लॉ एंड इंटरप्रिटेशन, हर एस्पेक्ट पर हम काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल हियर। और मैं ऐसे ही टॉपिक्स को आपके सामने लेके आती रहूँगी, आपको एनालिसिस करना, आपको इंटरप्रिटेशन सिखा के ही रहूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।